अभी अभी यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन लीक हुआ था, आपको पता ही है। बहुत सारे स्टूडेंट उसमें बेदखल हुए इधर उधर, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट ने एग्जाम तक पहुंचे, लेकिन उनको एग्जाम देने का मौका नहीं मिला बिकॉज ऑफ द कि वो लेट आए थे। काफी सारी चीजें आप देख रहे होंगे 2-4 दिन से, बट अभी सरकार भी बहुत ज्यादा एक्टिव है इसमें, और एक बिल अनाउंस हो चुका है आपके फेवर में। वो क्या है? द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस बिल 2024। ठीक है, ये क्या बिल है? और ये आप देख सकते हो पूरा 11 पेज का, इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो वेबसाइट से। ये क्या बिल है और हमारे लिए कैसे फेवर में होगा, और जो आगे एग्जामिनेशन आएंगे, क्योंकि बहुत सारी ऑटोनोमस बॉडी हैं जो एग्जाम कंडक्ट कराती हैं, तो क्या वो उन पे भी बिल लागू होगा ये? और जो लोग चीटिंग कर रहे हैं या ये माफिया जो बने हुए हैं, है ना, इनको इस बिल से कैसे खतरा होगा? बिकॉज एट द एंड तो फायदा स्टूडेंट का होना चाहिए, एक सही एग्जामिनेशन होना चाहिए, और बिल्कुल बिना किसी धांधली के एग्जामिनेशन होना चाहिए। मैंने कुछ पॉइंट लिख लिए आपके इस पूरे के, उस सार को निकाल के, जिस निकाल लिया है पूरा इसका पढ़ के। तो वो सार क्या है वो आप देख लो, जो आपके फेवर में होगा। ठीक है, पहले तो बात पता करते हैं कि ये है क्या एक्चुअली में, है ना। ये बिल जो है, नोटिफिकेशन ऑफ द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट 2024। अनफेयर मींस का मतलब क्या होता है, पहले आप ये समझने की कोशिश करो। अनफेयर मींस का मतलब होता है कि गाइस, जैसे आप एग्जामिनेशन देते हो तो बहुत सारे उसमें एग्जामिनेशन लीक होते हैं, कुछ चीटिंग होती है। पेपर 18 तारीख को था आपका, 18 जून को, लेकिन 17 तारीख को पेपर पहले ही लीक हो चुका था, है ना। टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, हर जगह स्क्रीनशॉट अवेलेबल थे, आपने देखा भी होगा वो। अगर मैं बात करूं आपसे कि जो अनफेयर मीन्स के बारे में, है ना, अनफेयर मीन्स का मतलब है मॉनेटरी और द रॉन्ग फुल गेन। मतलब कोई भी लोग ऑब्वियसली पेपर लीक कराते हैं तो वो मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी फायदे के लिए यूज कराते हैं कि उनको पैसे मिल जाए अच्छे खासे, है ना, रॉन्गफुल गेन की वजह से, है ना। अब इसमें होता क्या है, देखो, पहला पॉइंट तो है हमारे पास लीकेज ऑफ द क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर को लीक कर दो, पहला पॉइंट है ना, कि अनफेयर मींस इससे भी होगा, है ना, ये भी उसमें इंक्लूडेड होगा कि लीकेज ऑफ द क्वेश्चन पेपर। दूसरा कि एक्सेसिंग ऑफ द क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन पेपर को एक्सेस ही कर लो आप अलग तरीके से। तीसरा है टेम्परिंग विद द आंसर सीट। ये काफी सारे एग्जामिनेशन में पहले भी हो चुकी है, ऐसा नहीं है कि पहली बार आपको दिखाई दे रही है। इवन मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं, एसएससी एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, सीजीएल का एग्जामिनेशन 2017 में एग्जामिनेशन हुआ था, और वो 2017 में ऑनलाइन एग्जामिनेशन था, और वो तब लीक हो गया था, और बहुत ज्यादा ऑडियंस जो है, जो कैंडिडेट हैं, वो उसको एग्जामिनेशन को फिल करते हैं। तो उसमें भी अनफेयर मींस हुआ था, है ना, उसमें भी ये चीजें देखने को मिली थी, बिकॉज स्क्रीनशॉट बाहर ही घूमते चले गए थे बच्चों के पास, है ना। बच्चे एग्जामिनेशन दे रहे हैं, उससे पहले स्क्रीनशॉट बाहर घूम रहे थे, सोचो। तो अनफेयर मींस में लीकेज ऑफ द क्वेश्चन पेपर जाएगा, एक्सेसिंग कर रहे हो आप क्वेश्चन पेपर की किसी भी तरीके से, और आंसर शीट के साथ कुछ छेड़खानी कर दो, जैसे ओएमआर में आपने भरा, है ना। अब ओएमआर में लास्ट में जाके आंसर शीट छेड़छानी हो जाए, जिन्होंने भी पैसे दिए हैं, बिकॉज ऑफ द मॉनेटरी, जो उनको फायदा होने वाला है, जो पैसे मिलने वाले हैं। ठीक है, ये होता है अनफेयर मीन्स। अब अनफेयर मीन्स तो ठीक है, लेकिन इससे फायदा क्या होगा? एक तो बिल जो आया है, पहली बात तो ये है कि ये नोटिफिकेशन जो है वो भारतीय न्याय संहिता के अंदर आएगा, है ना। लेकिन ये भारतीय न्याय संहिता जो है, अलग एक कमेटी बनाई गई है, लेकिन ये जो है इंप्लीमेंट होगा 1 जुलाई से आपका, है ना। अभी 1 जुलाई आई नहीं है, तो अभी कैसे काम कर रहा होगा ये बिल काम कर रहा है आईपीसी के थ्रू, इंडियन पीनल कोड के थ्रू। ठीक है, तो अभी आईपीसी के थ्रू है, लेकिन 1 जुलाई से ये भारतीय न्याय संहिता के अंदर काम करेगा, और इसमें जितनी भी ऑटोनोमस बॉडी है जो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है, ना सिर्फ एनडीए, बाकी भी, है ना, उनको भी ये चेक करेगा। उनमें भी अगर कोई अनफेयर मींस या फिर चीटिंग का मामला सामने आता है, तो इसमें सजा भी है, और बहुत हाई इंप्रिजमेंट दिया गया है। इस बिल को आप पढ़ना जरूर, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू। अगर हम बात करें कि कौन कौन सी वो बॉडीज हैं, जो अभी मैंने आपसे जिक्र कर रहा था कि कौन कौन सी बॉडीज हैं जिसके थ्रू ये जो भारतीय न्याय संहिता बनेगी, ये किस किस के कौन कौन सी बॉडी को देखेगी एक्चुअली, है ना, कि जिससे कि कोई भी एग्जामिनेशन होता है और वो लीक होता है, तो वो कैसे कैसे कंडक्ट होंगी। अगर मैं बात करूं ओवरऑल, अगर हम बात करें बेसिकली मास लेवल पर अगर बात करें, तो लगभग 5 ये देखने को मिलेंगे आपको, है ना। सबसे बड़ा यूपीएससी, आपको पता ही होगा सबको, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो अगर यहाँ पे चीटिंग का कोई मामला फंसता है, तो वो आपको वहीं पे देखने को मिलेगा, मतलब दैट इज दी भारतीय न्याय संहिता के अंदर। तो भारतीय न्याय संहिता जो कमेटी बनेगी, वो ही इसको चेक कर रही होगी यूपीएससी को। सेम जो अभी मैं बोल रहा था आपको, एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इसमें बहुत सारी मिनिस्ट्रीज जो होती हैं, लगभग 20-30 मिनिस्ट्रीज हैं, उसके पेपर एसएससी कंडक्ट कराता है। इवन ग्रेजुएट लेवल पे, 12th लेवल पे,
है ना, उसमें एलडीसी यूडीसी बहुत सारे तरह के पोस्ट आपने देखे भी होंगे ऑब्वियसली। तो अगर यहाँ पे चीटिंग का मामला अब फंसता है तो कमेटी उसको रिजोल्व करेगी, उसमें जो भी पकड़ा जाएगा उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, है ना। वो मैं बताऊंगा कितना है क्या है, सब कुछ बताने वाला हूँ। आरआरबी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, आपको पता है रेलवे का जब नोटिफिकेशन आता है तो मास लेवल पे ऑडियंस होती है, मास लेवल पे कैंडिडेट फिल करते हैं एग्जामिनेशन को, और उसमें भी चीटिंग के मामले देखने को मिले हैं। प्रीवियस आप उठा के देख लो कोई भी, सीजीएल का तो मैंने बताया था आपको, इवन यूपी के जो एग्जामिनेशन होते हैं, यूपी पुलिस की जो एग्जामिनेशन होते हैं, उसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट फिल करते हैं, आपको पता ही है, तो वहां भी चीटिंग के मामले देखने को मिले थे। आईबीपीएस यानी कि बैंक एग्जाम, जितने भी बैंक एग्जाम्स होते हैं आपके, चाहे वो पीओ हो, चाहे वो क्लर्क हो, चाहे वो एसओ हो, स्पेशलिस्ट ऑफिसर हो, वो सब आईबीपीएस कंडक्ट करता है, ठीक है। आईबीपीएस के थ्रू भी अगर कोई धांधली होती है, मतलब वहां भी कुछ पेपर में कुछ धांधली होती है, तो वो संहिता जो है, न्याय संहिता, वो ही आपको इसमें न्याय दिलाएगी, है ना। भारतीय न्याय संहिता यही कमेटी जो है वो करेगी, लेकिन अभी सारी चीजें इसके अंडर आएगी, लेकिन वो 1 जुलाई से इंप्लीमेंट होगी, अभी इंडियन पिनल कोड के थ्रू ही सब चीजें चलेंगी, ठीक है। लास्ट में आपका एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि एग्जामिनेशन हुआ ही था लीक, आपको पता है यूजीसी का, है ना। अब यानी कि जो इसके बाद भी कुछ होता है अगर, क्योंकि एनटीए सिर्फ यूजीसी का एग्जामिनेशन नहीं लेती है, बाकी एग्जामिनेशन भी लेती है, चाहे वो नीट हो, चाहे वो सीएसआईआर हो, है ना, बहुत सारे एग्जामिनेशन लेती है। तो आगे आगे कुछ भी अगर प्रॉब्लम ऐसी देखने को मिलती है कि यहाँ चीटिंग होगी है या फिर अनफेयर मीन्स हुआ है, तो फिर ये जो संहिता है ये काम करेगी, इसके अंदर अंतर्गत ही सब चीजें कवर होंगी, फिर इंडियन पिनल कोड के अकॉर्डिंग नहीं होगा फिर, ठीक है। बिकॉज ये जो संहिता है वो 1 जुलाई से इंप्लीमेंट हो जाएगी, अभी कुछ टाइम के लिए इंडियन पिनल कोड काम करेगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें गाइस, इसमें जो भी चीटिंग कर रहे हैं वो उनके लिए क्या क्या सजा है और क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी। सेक्शन 9 के अंदर जो है कॉग्निजेबल ऑफेंस माना जाएगा इसको, मतलब कि जो पुलिस है वो बिना वारंट के आपको अरेस्ट कर सकती है, जो भी इस ये धांधली में इन्वॉल्व रहेंगे, ठीक है। अगर सपोज करो आप, क्योंकि नॉर्मल किसी भी क्राइम में आप देखोगे तो कॉग्निजेबल ऑफेंस होता नहीं है, मतलब आपको कुछ ना कुछ ले जाना पड़ेगा, वो ले जाना पड़ेगा पुलिस को, तब जाके आप अरेस्ट कर सकते हो, बट इसमें आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, नॉन बेलेबल होगा ये। मतलब कहने का मतलब क्या है कि आपको जो परमिशन है, अगर आप अरेस्ट हो चुके हो तो आपको बेल नहीं मिलेगी, सिंपल सी बात ये, नॉन बेलेबल तभी कहा गया है। मतलब ये हाई, जितने भी पॉइंट्स मैंने यहाँ पे रखे हैं ये पे, ये आप सारे इसमें पढ़ सकते हो। नॉन बेलेबल मतलब हाई क्राइम में माना जाता है एक तरह से, तो इसको अच्छा खासा इसमें सजा दी गई है, ये बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया गया है इस चीज़ों को, क्योंकि बार बार ये देखा गया था, नीट में देखा गया, फिर यूजीसी में एग्जामिनेशन में आपको देखा गया, तो कोई भी अलग से पुलिस को रिक्वायरमेंट नहीं होगी कोई भी कागज की, कोई भी उसकी, कि हाँ उसको पहले दिखाना पड़ेगा, है ना, तो जाके आप अरेस्ट होगे, नहीं, सीधा कॉग्निजेबल ऑफेंस माना जाएगा, इसको नॉन बेलेबल माना जाएगा, आप बेल पे नहीं जा सकते, इवन आप लॉयर भी हायर कर लेते हो तब भी ये अलाउ नहीं होगा। तीसरा है नॉन कंपाउंडेबल, इसका मतलब क्या होता है, देखो इसका मतलब होता है कि सपोज करो एक पार्टी है, ये दूसरी पार्टी है, कुछ टाइम के बाद आपने देखा होगा जब केसेस चलते हैं तो क्या होता है, कुछ टाइम के बाद 1-2 साल के बाद वो आपस में सुलह कर लेती हैं, दोनों पार्टीज कैसे सुलह हो जाएंगी कि कुछ पैसा इसने दे दिया, कुछ पैसा इसने दे दिया, सुलह होगी, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, नॉन कंपाउंडेबल का मतलब यही हो जाता है कि सुलह होने के बाद भी वो केस चलता रहेगा, उस केस से आप बरी नहीं हो सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ये सेक्शन 9 के अंदर जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं एक बार इसमें कि जो सेक्शन 11 है उसमें पनिशमेंट की क्या सजा मिलेगी जो भी इसमें इन्वॉल्व होंगे, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि पनिशमेंट रहेगी आपकी इम्प्रिजमेंट, मतलब 5 साल तक आपको जेल में भेजा जाएगा, इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है और वो 10 साल हो जाएगा फिर, है ना। साथ में फाइन भी एक रखा गया है इसमें 1 करोड़ का, और उसको भी एक्सटेंड किया जा सकता है। तो इवन हम ये बोल सकते हैं जो ये आपका नोटिस आया है, जो ये आपका बिल आया है, ये फेवर में ही है ऑब्वियसली, है ना। जो भी आगे, क्योंकि इन्होंने सिर्फ ना एनटीए को खड़खड़े में खड़ा किया है, बाकी 4 जो ऑटोनोमस बॉडी है जो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है उनको भी आपका कटघरे में खड़ा कर दिया एक तरह से। तो अगर एसएससी भी, क्योंकि एसएससी के पहले भी बहुत सारे मामले आए थे, आईबीपीएस के होते हैं लेकिन वो सामने नहीं आ पाते, है ना। एसएससी के तो भर भर के आए थे, आरआरबीज के जो मामले हैं वो बाहर निकल के आए थे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, क्योंकि वहां भी बहुत हाई लेवल पे आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है, बहुत सारे एप्लीकेशन उसमें जाते हैं। अगर आपको याद हो तो पिछले 2019 में आरआरबी के फॉर्म आए थे, और 19 में जो एप्लीकेंट थे
ग्रुप डी का एग्जामिनेशन होता है, उसमें 1 करोड़ एप्लीकेंट आ गए थे। सोचो कितनी ज्यादा बेरोजगारी है। और 1 करोड़ में आने का मतलब समझ रहे हो, सबकी एप्लीकेशन फीस लगी होगी। एप्लीकेशन फीस लगने का मतलब क्या है, उसमें धांधली जो है किस लेवल पे गई होगी आप खुद सोच सकते हो इतना। ठीक है, एक बहुत ही बड़ा एक वी कैन से कि हाँ, इतनी बड़ी धांधली को कैटर करने के लिए एक बिल तो जरूरी चाहिए था, और वो ये आ चुका है। ये आपके फेवर में रहेगा ऑब्वियसली, और ये सपोर्ट करता है कि हाँ आगे कुछ ऐसी चीजें आएंगी, तो ये चीजें आपको करनी होगी। डायरेक्ट नॉन कॉग्निजेबल होगा, है ना, कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा, नॉन बेलेबल होगा, और नॉन कंपाउंडिंग होगा। तो ये अच्छी बात है कुल मिला के, है ना। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि सर इसके आने के बाद हमें क्या क्या फायदा होगा। पहली बात तो ये कि देखो, अभी एग्जामिनेशन रद्द हो चुका था, आपको पता है री एग्जामिनेशन होगा और एनटीए कंडक्ट करवाएगा, ये भी कंफर्म है। कमेटी जो बनी है उसमें भी जो मेंबर्स हैं वो आपके न्यू मेंबर्स ऐड हुए हैं, सो दैट बिल्कुल फेयर एग्जामिनेशन हो। अभी आप सिर्फ फोकस करो पढ़ाई पे, ये इंफॉर्मेशन मेरे को आपको देनी थी सो दैट आप अटेंटिव रहो चीज़ों से। और अभी क्योंकि लौटने का टाइम आ गया आपका, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या हो रहे थे, 3-4 दिन से जो न्यूज़ चल रही थी, जो प्रोटेस्ट चल रहे थे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के बाहर, उसमें इन्वॉल्वमेंट थे। हम भी वहाँ पे गए थे, बिकॉज हम सोच रहे थे कि कुछ ना कुछ अच्छा हो। वो चीज़ें हुई भी हैं। पिटीशन हम लेके गए थे, उस पर रिसीविंग हमें मिली थी तीनों जगह से, चाहे वो एनटीए हो, चाहे यूजीसी हो, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो। तो आई रिक्वेस्ट कि दोबारा से आप लौट जाओ अपने काम पे, यानी कि आपके पढ़ाई पे, और कंटिन्यू रखो वो फ्लो, क्योंकि बीच में गैप आ गया है तो वो फ्लो टूट गया है ना। जो स्पीड आपकी बनी हुई थी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की, वो स्पीड अभी खत्म हो गई है, उसको दोबारा रीगेन करना पड़ेगा आपको। बहुत सारे स्टूडेंट यही कह रहे थे कि सर जो एग्जामिनेशन हमारा हुआ था उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हम कर नहीं पाए, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन हम कर दिया, लेकिन उसको ओएमआर में फिल नहीं कर पाए, मतलब आपका टाइम मैनेजमेंट सही नहीं था। अभी आपको दोबारा से एक चांस मिला है, तो इस चांस को अच्छा करने के लिए एक ही काम कर सकते हो। अभी 1 महीना वी कैन एक्सपेक्ट कि हाँ 1 महीने के बाद एग्जामिनेशन हो जाएगा। अक्सर ऐसा देखा गया है, क्योंकि पुराना अगर आप देखोगे सीजीएल का उठा के, तो वहाँ भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला था। तो अभी आप दोबारा से पढ़ाई पे लौट जाओ, है ना। और क्लासेस मेरी तरफ से सारी फैकल्टीज़ मंडे से क्लास स्टार्ट हो रही है। मेरी क्लास का टाइमिंग है सुबह 10 बजे, तो सुबह 10 बजे हम दोबारा जुड़ते हैं और वही फ्लो के साथ मेहनत करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारे हाथ में अभी वही है। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन मेरे को आपको देनी थी। आई होप इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। और थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।